एडुटेरिया वॉल्यूम 3 बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए, जो बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 2025 में 1799 पोस्ट के लिए आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025-26 वॉल्यूम 3 है ये, और इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा 1799 पोस्ट से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, इस सेट को पूरा लगा लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है, उसके सेट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रीलिम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि एडुटेरिया वॉल्यूम 3 बिहार दरोगा न्यू प्रैक्टिस बुक के सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, असत्य दिया गया है। देखिए आंसर आप लोग कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और देखिए इसको आप एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए, इस सेट को आप एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का आप पेपर दे रहे हैं, और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए आरंभिक पुरापाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो आप देखेंगे पहला ही कथन जो दिया गया है ये असत्य दिया गया है। इस युग में मानव खाद्य संग्राहक बना रहा, नहीं, इस युग में जो है खाद्य संग्रहण की जो प्रक्रिया थी वो मनुष्य ने अभी शुरू नहीं किया था। देखिए इस युग में विदारणी एक प्रमुख औजार था, बिल्कुल करेक्ट है, और इस युग के निवास स्थल सोहन घाटी से मिले हैं। बिल्कुल देखिए, सोहन घाटी जो है ये भारत में निम्न पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करने वाला महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि अभी वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान में ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ हिम युग के भी साक्ष्य मिलते हैं, तो अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। उसके बाद देखिए इस युग में खंडक का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था, ये भी करेक्ट दिया गया है। तो पूछा गया कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा प्रश्न कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन किनके ग्रंथ में मिलता है। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, कहिए तीनों एक ही नाम है, इन्हीं की सहयोग से जो है नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का विस्तृत वर्णन जो है किनके ग्रंथ में मिलता है, तो ये विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो है उसी में मिलता है। अच्छा यहाँ पर देखिए भास की भी रचना पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है स्वप्न वासवदाता, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्वप्न वासवदाता, ये किसकी रचना है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाएगा कि स्वप्न वासवदाता के लेखक हैं भास, याद रखिएगा। अच्छा शूद्रक की रचना कौन सी है, तो मृक्ष कटिकम जो है, मृक्ष कटिकम ये शूद्रक की रचना है, मृक्ष कटिकम, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर भारत में मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए। उत्तराधिकारी, तो आपको पता है कि मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने कर दिया, पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पर शुंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया। देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा में 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैंने उनको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री को अलग वीडियो में, पॉलिटी को अलग वीडियो में, साइंस को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी को अलग वीडियो में, मिसलेनियस यानी कि जो विविध के प्रश्न हैं उनको अलग वीडियो में कराया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप फटाफट देख करके रिविजन कर लीजिए।
तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया। तो फ्रेंड्स ये किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है। ये विदेशी यात्री हैं सूची 1 में, और ये किस शासक के समय आए हुए थे, ये सूची 2 में दिया गया है। चलिए एक एक करके मिलान करते हैं। तो देखिए निकोलो कोंटी, ये देवराय प्रथम के समय में। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में आया था। बारबोसा और डोमिंग पायस, आपने पढ़ा होगा, बारबोसा और डोमिंग पायस जो थे ये आए हुए थे कृष्णदेव राय के दरबार में। तो देखिए ये भी मिलान सही है यहाँ पर, मतलब बिल्कुल सामने सामने दिया गया है। और नूनिज जो आया हुआ था ये अच्युत देव राय के समय में आया था। ये चीज़ आप जानते हैं। तो क्रम से हो जाएगा 1 2 3 4, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक्का आंदोलन के संदर्भ में, एक्का आंदोलन के संदर्भ में, एक्का आंदोलन जो है इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पर आपसे असत्य पूछा गया है, कौन सा कथन गलत पूछा गया है, यही पूछा जा रहा है। एक्का आंदोलन, तो देखिए एक्का आंदोलन जो है ना, आपको याद होगा कि अवध क्षेत्र में हुआ था, और ये 1921 में शुरू हुआ था। आप कह सकते हैं कि 1921 के अंत में शुरू हुआ था। ठीक है ना। और देखिए 1921 के अंत में ये हरदोई, बहराइच और सीतापुर में मदारी पासी के द्वारा असहयोग आंदोलन की एक शाखा के रूप में सामने उभर करके आया था। तो यहाँ पर देखिए 1919 के अंत में नहीं, 1921 के अंत में, तो ये आपका 1921 के अंत में होता है। तो यही वाला स्टेटमेंट गलत है, इन्हीं चारों में से चुनना है ना, तो एक यहाँ पर आपको गलत मिल गया। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर कि किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये करेक्ट है। और मदारी पासी जो है एक्का आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये भी सही दिया गया है। मतलब आपका बी सही है, सी सही है, डी सही है, ए आपका गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों को सही कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। सही कालानुक्रम इनका बताना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें से सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1836 में। कब हुई थी? 1836 में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों ने किया था, और यह भारत का पहला संगठित राजनीतिक संघ था। उसके बाद देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर, आपका हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। उसके बाद हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है ये 1884 में वी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने किया था। तो ये क्रम आप लोग बैठा लीजिएगा, 4, फिर आपका 2, फिर आपका 1 और फिर आपका 3 हो जाएगा। तो 4, उसके बाद 2, 1 और 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और कौन सा कथन उपरोक्त में से सत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए मेरठ षड्यंत्र मामला जो था ना, ये आपका 1929 की घटना है, 1929 की, और उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। ठीक है ना। और उस समय क्या था, 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 जो श्रमिक थे, मजदूर थे, यहाँ मैं लिखता हूँ 31 श्रमिक, ये श्रमिक बना लीजिएगा, 31 श्रमिक को जो है, श्रमिक नेता जो थे उनको बंदी बना लिया तथा मेरठ में लाकर के उन पर मुकदमा चलाया था। ठीक है, और इसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी, फिलिप स्प्रेड, उसके बाद एक बैन ब्रेडले नाम का था, और एक लेस्टर हचिनसन नाम का व्यक्ति था। ये 3 ब्रिटिश साम्यवादी व्यक्ति भी थे इसमें। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट और साम्यवादी पहलू से जुड़ा था, बिल्कुल आपका सही है। और इसमें क्या करना था कि जो भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन थे उनको कमज़ोर बनाना था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका इसमें से कौन सा सही है, तो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ पद थे और दूसरे तरफ क्या कार्य थे। तो देखिए कुलप जो होता था, अब देखिए कुल से कुलप बन गया ना, तो कुल मतलब परिवार से संबंधित है, तो आप मिला सकते हैं इसको। ग्रामीणी जो था ये गांव का प्रधान था। वाजपति जो था ना, वाजपति, ये वाजपति क्या होता था, तो वाजपति था आपका चारागाह का प्रधान, और विस्पति गाँवों के समूह का प्रधान। तो ये क्रम 2 3 1 4 हो जाएगा ना, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन बी में आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोहम्मद गौरी के गुजरात के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। अच्छा, गुजरात पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था 1178 में, और उस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय था, जो मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
नहीं पूछा गया। बाजार नियंत्रण प्रणाली यह अलाउद्दीन खिलजी ने लाया हुआ था। आपको याद होगा घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किया था। ठीक है, स्थायी सेना रखने की नींव रखा था, सैनिकों को वेतन देने की प्रथा शुरू किया था। ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक था, सही है। शहनाई मंडी बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। बरीदे मंडी ये बाजार का निरीक्षक हुआ करता था। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चूंकि ये सभी के सभी सुमेलित हैं इसीलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और संबंधित संगठन है और एक तरफ नेताओं का नाम, ये नरमपंथी नेता हैं, उनका नाम दिया गया है। तो देखिए आनंद मोहन बोस का क्या हो जाएगा बताइए, आनंद मोहन बोस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा इंडियन एसोसिएशन, ये आनंद मोहन संबंधित है इससे। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था 1876 में। ठीक है ना। चलिए प्रश्न पूछा भी जाता है। जस्टिस एम.जी. नारायण ये पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर, अभी मैंने बताया ये मद्रास महाजन सभा से संबंधित थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद पी आनंद चार्लू और एम वीर राघवाचार्य, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। और फिरोज मेहता ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, तो सभी के सभी आपका सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो ये है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? बढ़िया प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से राज्यों के उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के तरीके तय करने के लिए जिम्मेदार जो है ये क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। ये केवल विचार विमर्श और सलाह देने वाली संस्थाएं हैं और इनका दायित्व राज्य के उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के तरीके तय करना है। ठीक है, देखिए किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में अस्तित्व में है? तो वर्तमान में जो है कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? तो अपना राज्य बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और तेलंगाना हो गया। तो देखिए ऑप्शन में तेलंगाना दिया गया है। चलिए 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? तो देखिए रक्षा विभाग था ये बलदेव सिंह के पास। अच्छा, जगजीवन राम बड़ा पूछा जाता है, श्रम विभाग इनके पास था, ये श्रम मंत्री थे। ठीक है ना। और खाद्य और जो आपके खाद्य मंत्री थे ये कौन थे? कृषि और खाद्य मंत्री, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए पंचायती राज व्यवस्था हेतु विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी बता दीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है और संविधान के जो 86वां संशोधन हुआ था सन 2002 में, ठीक है ना, इसी के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था और एक नया आर्टिकल 21A को जो है जोड़ा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1965 में और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में और 1971 में। देखिए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री थे और 1971 में इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। चलिए किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है और मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है 1909 को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है? गंगा के मैदान यानी कि बात हो रही है उत्तर भारत की। ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है दक्कन का पठार यानी कि दक्षिण हो गया ये, तो ये सही विंध्याचल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, विंध्याचल श्रेणी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी ये सब जो है पूर्व की ओर बहती है, बट कि नर्मदा और ताप्ती आपको याद होगा ये पश्चिम की ओर बहती हैं
और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये डेल्टा नहीं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ जो हैं एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा काली मिट्टी के बारे में जो है निम्नलिखित में से किस शब्दावली का भी प्रयोग नहीं होता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है ना, और इसको काली कपास वाली मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत ही बढ़िया होती है। तो इसको बांगर नहीं कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, NEERI, नीरी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। और ये है नागपुर में और इसका स्थापना 1958 में हुई थी। चलिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? भंडार है कहाँ पर तांबे का अयस्क का? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। खेतरी बेल्ट आपको याद होगा, खेतरी राजस्थान का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग ये मध्य गंगा मैदान के हैं, ठीक है ना, मध्य गंगा मैदान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? कुमायूं हिमालय, अच्छा कुछ हिमालय हैं जैसे कि आपको याद होगा फ्रेंड्स, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, फिर आपको असम हिमालय, फिर आपको याद होगा कुमायूं हिमालय। अब ध्यान दीजिए, देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। किसका? कुमायूं हिमालय का। नहीं, ये गलत दिया गया। कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है ना कुमायूं का, ये सतलज और काली नदी के बीच में है। सतलज और काली नदी, सतलज और काली, काली और तीस्ता नहीं, काली और तीस्ता नहीं होगा, ठीक है ना। काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है उसको हम लोग नेपाल हिमालय बोलते हैं, तो ये गलत दिया गया है। मिलाम और गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है, बिल्कुल कुमायूं हिमालय क्षेत्र में ये ग्लेशियर है, मिलाम गंगोत्री। दून घाटियाँ शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच है। बाकी देखिए केदारनाथ बद्रीनाथ जैसी जो पर्वत चोटियाँ हैं, ये वाला आपका सत्य दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। अब सुन लीजिए, सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को किस हिमालय से? पंजाब हिमालय के नाम से जाना था, सिंधु और सतलुज, ठीक है। काली और तीस्ता के बीच को नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग, अब दिहांग कहाँ पर है? असम में है, इससे पकड़ लीजिएगा, असम हिमालय। सतलुज और काली ये आपका है कुमायूं हिमालय। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? तो आपको पता है लैगून झील जो है ये चिल्का झील है और ये उड़ीसा में है ना, ठीक है। अच्छा, अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? अंतर्देशीय सांभर झील है, राजस्थान वाला। उलर जो है ये कश्मीर में है, अष्टमुडी केरल में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है इसको, किसका उपयोग नहीं होता है MRI में? बताइए। तो इसमें जो है एक्स किरण का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंगजन ने किया हुआ था। चलिए अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, बताइए। तो इसका द्रव्यमान हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? सही इसमें से कौन सा कथन दिया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में जो है द्रव सोडियम का नहीं D2O का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट के एक अवयव है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बोर्डो मिश्रम सोडियम सल्फेट, नहीं सोडियम नहीं, कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट और चूना होते हैं इसमें, तो ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 31 के बाद 32 देखिएगा कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम इसमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें सही क्रम आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तरंग प्रकृति, तो ये डी ब्रॉगली ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि व्यावसायिक मोटरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें से आपका सभी हो जाएगा। इनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किए जाते थे, इनमें कुंडली को गर्म लोह कोट पर लपेटा जाता था और लपेटा जाता है और इनकी शक्ति अधिक होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण क्या है? क्षारीय धातु प्रबल अपचायक हैं, इसका कारण है निम्न आयनन ऊर्जा, ठीक है ना, निम्न आयनन ऊर्जा। चलिए सही सुमेलित करना है। इसमें से सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व कौन सा है? एक तरफ गुण दिया गया है, दूसरी तरफ अधातु दिया, सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व।
तो सबसे हल्का हाइड्रोजन हो जाएगा ना। अच्छा, द्रव अधात्विक कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ये अधातु है, द्रव अवस्था में रहता है। अधातु जिसमें चमक होती है ये आयोडीन है, और अधातु जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है ये ग्रेफाइट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि समस्थानिक है ये कार्बन का C14, और यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है। इसका संबंध किससे है? तो आपने रेडियो डेटिंग सुना होगा ना, कार्बन डेटिंग। तो ये किया जाता है फॉसिल्स का आयु निर्धारण में, कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा किस आधार पर एक कोशिकीय होते हुए भी अमीबा को प्रोटिस्टा, ठीक है ना, और राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। अमीबा को प्रोटिस्टा जगत, ध्यान रखिएगा, और राइजोबियम को मोनेरा जगत का सदस्य माना जाता है। केंद्रक की संरचना के आधार पर। उसके बाद देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से रुधिर की संरचना के संबंध में असत्य कथन बताना। असत्य, गलत कथन। चलिए एक एक करके पढ़िए, यहाँ से राइट आंसर आपको कूट में से चुन करके बताना है यहाँ से। अब देखिएगा कह रहा है कि रुधिर 2 घटक से मिलकर के बना हुआ है। बिल्कुल, प्लाज्मा है इसमें 55% और कोशिकाएं हैं 45%। बिल्कुल करेक्ट है ये। रुधिर के लाल होने के कारण आरबीसी में उपस्थित हीम है, बिल्कुल ये हीम युक्त एक प्रोटीन होता है, यह है, बिल्कुल करेक्ट है। और रुधिर का सर्वाधिक जो है आरबीसी में पाई जाती है, सही है। और इन आरबीसी का जीवन काल जो होता है 3 माह का होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, तो 120 दिन 4 महीना होगा, 3 महीने नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। तो कौन सा इसमें से जो है सही है? तो पहला है, और दूसरा है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है विकास के संदर्भ में? तो देखिए इसमें से सैलमेंडर हो जाएगा। सैलमेंडर हो जाएगा क्यों? क्योंकि सैलमेंडर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से सैलमेंडर का विकास काल सबसे पहले है, लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व, और कंगारू का सबसे बाद में है 145 मिलियन वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? बताइएगा, श्वसन वर्णक इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये हीमोग्लोबिन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सीजन का वहन करता है आरबीसी, आपको पता है ना। देखिए किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, आयनन ऊर्जा घटता है, और विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी उत्तक के समूह है? अच्छा, सरल उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपके जाइलम और फ्लोएम है ना, ये जटिल उत्तक है। तो जहाँ भी आपको जाइलम फ्लोएम दिख जाएंगे वो कट जाएगा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेरेन्काइमा, ये सब आपके सरल अस्थायी उत्तक हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं होता है? बहुत ही आसान है। देखिए आपको पता होगा कि एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है, तो ये विटामिन सी हो गया, तो बी वाले समूह में तो आया ही नहीं, इसीलिए जो है कौन सा नहीं है? तो आपका केवल 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड आपको पता है, थायमिन वगैरह, थायमिन विटामिन बी या B1 कह लीजिए, फिर B2 है ये राइबोफ्लेविन, और B9 है फॉलिक एसिड। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। अच्छा देखिए राइबोसोम की खोज किसने किया था? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है ना कोशिका की, इसकी खोज किया था किसने? पैलेड ने किया था। किसने किया था? पैलेड ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है इसको कोशिका का, अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ही बना लीजिए। केंद्रक की खोज किया था फिलिप फोंटाना ने, और कोशिकीय सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? बताइए, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? आप लोग मुझे कमेंट, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, बट जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तब तक आगे मैं आपको सेशन में बताऊंगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। खसरा रोग जो होता है ये पैरामिक्सो वायरस से होता है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। पीत ज्वर ये ऑर्थोमिक्सो से नहीं होता है, और हर्पीज रोग ऑर्बो वायरस से नहीं होता है। इसमें से पूछा गया कि कितने युग्म सही है, तो केवल यही एक वाला तो सही है ना, केवल एक ही युग्म इसमें करेक्ट है। चलिए लीवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका की खोज। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
देखिए असत्य कथन इसमें से आपको बताना है, असत्य कथन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिएगा ऑप्शन बी में कि पौधों की चौड़ाई में वृद्धि एब्सेसिक अम्ल द्वारा होती है। नहीं, अब एब्सेसिक एसिड जो होता है ना, ये एक तरह का पादप हार्मोन होता है एब्सेसिक एसिड, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। एब्सेसिक एसिड जो है ये पादप हार्मोन है। ऑक्सिन है, फ्लोरोजिन्स है, एक आपका एथिलीन होता है जो फलों के पकाने वाला हार्मोन होता है। फ्लोरोजिन्स मैंने बताया फूलों के खिलाने में सहायक हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। तो पादप हार्मोन का नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए एब्सेसिक अम्ल जो होता है ना, ये वृद्धि रोधक होता है। तब ये वृद्धि रोधक है तो ये चौड़ाई में वृद्धि कैसे करेगा, यही वाला गलत दिया गया है। पौधों की चौड़ाई में वृद्धि यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब आपका यहाँ पर देख सकते हैं। रासायनिक प्रकाश विहीन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। संकोडेटा जंतुओं के पूर्ण विकसित मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका जो है असत्य दिया गया है। चलिए देखिएगा कि 2025 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया था। पद्म पुरस्कार यानी कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन सबको मिला करके, ठीक है ना, टोटल 139 लोगों को दिया गया था। और आपको याद है कि 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था, 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। जिनमें से याद रखना है कि 23 व्यक्तियों जो थी, इनमें 23 व्यक्ति महिला थी, ठीक है ना, 23 महिला थी, 10 विदेशी नागरिक थे और 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के प्रत्येक विजेता को दिया जाता है। तो इसमें जो है बाल साहित्य पुरस्कार में 50,000 रुपया और एक कांस्य पट्टिका दिया जाता है। उसके बाद देखिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है 2025, इसको जीतने वाली जो कृति है हार्ट लैम्प, ये पूछा गया है कि किस भाषा की कृति है। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि हार्ट लैम्प जो है ये बानू मुश्ताक की रचना है और ये कन्नड़ में है और इसकी जो अनुवाद किया हुआ है ये दीपा भस्ती ने किया हुआ है। चलिए प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार तो ये जी पद्मनाभम को दिया गया है। याद रखिएगा ये नाम, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में शतक लगाई। ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे पिछले सीजन में, ठीक है ना, खेला है इन्होंने ये 35 गेंद पर। उसके बाद चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश की लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार और शांति का नोबेल पुरस्कार, ये दो आप जरूर ही याद रखिएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वेनेजुएला की है मारिया कोरिना मचादो को, मारिया कोरिना मचादो को दिया गया है। और यहाँ पर साहित्य का पूछा गया है तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये हंगरी की लेखक है, इनका नाम है लासजलो थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा लासजलो, ठीक है ना, लासजलो। बहुत लोगों को तो याद ही होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लासजलो क्राजना होरकाई, ठीक है ना, होरकाई, ठीक है, क्राजना होरकाई, लासजलो क्राजना होरकाई, ऐसा ही नाम है कि आपको ऑप्शन में दिखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हंगरी की हैं। चलिए केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजन की पहचान की गई है, तो आपको याद होगा 4 इंजन की पहचान की गई। ये 4 इंजन कौन कौन से हैं, 4 इंजन में कृषि है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बड़ा पूछा जा रहा है आजकल, कृषि है। दूसरा आपका एमएसएमई है, एमएसएमईस यानी कि एमएसएमईस में क्या आ जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात, चौथा क्या है, निर्यात है। तो ये 4 इंजन जो है याद रखिएगा आप। चलिए देखिएगा कि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है, सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा है बताइएगा। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा हो जाएगा आपका इसमें से जर्मनी। देखिए किस भारतीय शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है इंदौर को। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा देश एशियन विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य देश बना है, एडीबी का 69वां सदस्य देश बना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ये आपका इसमें से हो जाएगा कौन सा, इजराइल को, ठीक है ना। केंद्रीय बजट है 2025-26 के घोषणा अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जानी थी, बिल्कुल ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। 57वां ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो 57वां ऑस्कर में आपको याद होगा कि 57वां ऑस्कर अवार्ड जो था इसमें अनोरा को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ मूवी, और अनोरा के डायरेक्टर हैं शॉन बेकर, इनको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है शॉन बेकर को,
ठीक है ना, ऑनोरा के डायरेक्टर हैं शॉन बेकर। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए, एड्रियन ब्रॉडी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया है माइकी मेडिसन को ऑनोरा मूवी के लिए। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित, कल ही मैंने जो है बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया हुआ है ना 2025 में, उसमें जो करंट के प्रश्न आए हुए हैं उनको कराया हुआ है। तो आप लोग भी जाकर के देख सकते हैं, दरोगा वाले भी कैंडिडेट, क्योंकि प्रश्न करंट के कहीं से भी पूछे जाते हैं, वो कोई मतलब फिक्स नहीं है कि बीपीएससी का करंट अफेयर्स है तो बिहार दरोगा में नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यही पूछा गया है देखिए कि जनवरी 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको बिहार कोकिला कहा जाता है, इनकी जो है इनको अन्य कौन कौन से पुरस्कार सम्मानित किए गए। तो एक तो पद्म विभूषण इनको दिया ही गया था, पद्मश्री से भी सम्मानित है, पद्म भूषण से ये सम्मानित है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इनसे भी ये सम्मानित की जा चुकी हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई हैं। अच्छा देखिए 243 बिहार में विधानसभा की सीटें हैं, ये जरूर आप याद रखिएगा। 202 सीट मिला है। कौन सा पुरस्कार जो है टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन है रतन टाटा जी, उनको नहीं दिया गया है। अच्छा रतन टाटा जी को अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 2024 में इनको एक अवार्ड दिया गया था, मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार। ध्यान रखिएगा 2024 में दिया गया था मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार। इनमें से पद्मश्री इनको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, परसेंट में पूछा जा रहा है कि कितना परसेंट जो है मतदान हुआ है, तो 67%, ध्यान रखिएगा। चलिए 65 नंबर है कि क्वाड देश की सूची में कौन सा देश शामिल है। क्वाड में 4 देश हैं, कौन कौन से, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर दिया गया है। अच्छा फ्रेंच ओपन 2025 से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन। पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज हैं, स्पेन के हैं, और महिला एकल कोको गॉफ है अमेरिका की। तो यहाँ पर ये वाला तो गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 33वां ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, भारत की पदक तालिका में सही क्रम बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत ने एक भी स्वर्ण नहीं जीता था, ध्यान रखना है। टोटल भारत ने 6 मेडल जीते थे, 5 कांस्य और 1 रजत, 71 रैंक था भारत का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2025 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना, ये भारत का एक संस्था है, एजुकेट गर्ल संस्थान, इसको दिया गया है। मालदीव की शाहिना अली को दिया गया, और फिलीपींस का यहाँ पर देखिए फ्लावियानो एल विलानुस्वा को दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपके जो शाहिना अली हैं ये मालदीव की एक तरह की इन्वायरमेंटल वर्कर हैं ये, ठीक है। और ये फिलीपीन का जो फ्लावियानो एल विलानुस्वा है, ये जो है आपके एक तरह की एक पुअर और जो माइग्रेनलाइट पीपल हैं उनको ऊपर उठाने का ये काम करते हैं। चलिए तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं की निर्देशित कीमत पर आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएंगे फ्रेंड्स आपका ये ATF हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है जबकि अर्थव्यवस्था में बाजार की दर में वृद्धि होती है, बताइए। तो देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा पूंजी पर वापसी में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 हो गया। चलिए देश का ऋण स्तर FDI से कैसे प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स ये गिरावट आती है तब प्रभावित होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम सार्वभौमिककरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की संभावना है। तो इसमें से हो जाएगा पूंजीगत कार्यों की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार में गैर सीमा शुल्क अवरोध नहीं है। तो इसमें से आपका हो जाएगा कौन सा, आयात शुल्क की दर का एक रूपता से निर्धारण। देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है। प्रथम भारतीय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। महिला पूछेगा मदर टेरेसा है, इनको भारत रत्न 1979 में दिया गया था। अच्छा इनको जो है टेम्पल्टन पुरस्कार भी दिया गया है, टेम्पल्टन पुरस्कार ये कब दिया गया था, तो 1973 में, ठीक है। अच्छा भारत रत्न इनको 1980 में दिया गया था भारत रत्न, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा 75 नंबर की उपनाम से और संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अच्छा बिहार के श्री कृष्ण सिंह जी को कहा जाता है। शेरे पंजाब किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को, यही सब नाम दिया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, तो सही सुमेलित है। अच्छा ये सुभाष चंद्र बोस को बंगाल का बाघ नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। आयरन लेडी जो है ये सरोजनी नायडू को नहीं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है।
आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है, तो केवल ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खेल और उससे संबंधित शब्दावली हैं, उनका मिलान करना है। तो देखिए स्मैश और फॉल्ट दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा बैडमिंटन से, ठीक है, मैं मिला देता हूँ। विशप और चेकमेट, तो यह किससे हो जाएगा, विशप और चेकमेट, तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे शतरंज से। चेकमेट से आप समझिएगा कि शतरंज से है। बुली, रेड कार्ड, ये दिया जाता है आपके फुटबॉल में, रेड कार्ड दिखा करके बाहर किया जाता है। थ्रोइंग और ब्लाइंड साइड, ये आपका हॉकी हो जाएगा। मिला लीजिए आप लोग एक बार, 4, 1, 3 और 2, 4, 1, 3 और 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण और उनके मुख्यालय का मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये वाशिंगटन में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क में है। अच्छा, WTO का, विश्व व्यापार संगठन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में है। और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। मिला लीजिए ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि आविष्कारक और आविष्कारक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। डायनामाइट की खोज आइंस्टीन ने किया था, नहीं, डायनामाइट की खोज जो है किसने किया था, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, तो गलत हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने किया हुआ था, तो हेनरिक हर्ट्ज ने किया हुआ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विद्युत बल्ब का खोज रदरफोर्ड ने किया हुआ था, नहीं। डीजल इंजन का खोज जो है रुडोल्फ डीजल ने किया था, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और संबद्ध देशों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए 49 डिग्री समानांतर रेखा जो है पैरेलल लाइन, 49 डिग्री ये USA कनाडा का है, और 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया का है, साउथ और नॉर्थ कोरिया का है। सिगफ्राइड रेखा जो है ना, ये जर्मनी और पोलैंड का नहीं है, ये जर्मनी और फ्रांस का है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। उसके बाद देखिए विभिन्न देशों की संसद और देश का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जापान को डायट सब संसद को कहा जाता है, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत और USA का कांग्रेस, तो सब सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी सुमेलित नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। चलिए प्रमुख घास के मैदान और संबंधित देश में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए कंपास ये ब्राजील में है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास जो है ना ये उत्तरी अमेरिका में नहीं है, पंपास अर्जेंटीना में है, और अर्जेंटीना आपको पता है कहाँ पर आता है, तो दक्षिण अमेरिका में आता है, तो उत्तर अमेरिका में तो गलत दे दिया गया, ऑप्शन डी। यही पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मिलान करना है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन, और 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस ना। और 22 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन मनाया जाता है जल दिवस, या बिहार दिवस भी मनाया जाता है ना, आपको याद होगा। तो जल दिवस 22 मार्च, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मई जैव विविधता दिवस, ये क्रम से याद रखिएगा सब 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई के दिन। तंबाकू रोधी दिवस जो है विश्व, तो ये 31 मई के दिन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या दिवस याद रखिएगा 11 जुलाई के दिन। चलिए देखिए प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू सही है, सेवाग्राम महात्मा गांधी, शांति निकेतन जो है ना गौतम बुद्ध का नहीं है, शांति निकेतन हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, पश्चिम बंगाल में है, ये सुमेलित नहीं है। पवनार आश्रम विनोबा भावे सही है। पुस्तक और लेखक में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो देखिए सही कौन सा नहीं है ना, तो ये देखिए रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये सब प्रेमचंद की रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं ये, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्लियर, तो ये सही नहीं है। बाकी देखिए चिदम्बरा, सुमित्रानंदन पंत, ये कागज ते कैनवस, अमृता प्रीतम और साकेत भारत भारती, यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। भारत भारती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त की है। भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र की है। वाद्य यंत्र एवं उसके वादक का कौन से सुमेलित नहीं है, बताइए। पंडित रविशंकर सितार बिल्कुल बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अमजद अली जो है ना, अमजद अली खान जी, ये तबला वादक नहीं है, ये सरोद वादक है, तो ये आपका सही हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित को उनके मान के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए मैथ के प्रश्न का मैं आंसर आपको बता देता हूँ, और प्लीज़ मैथ आप खुद से सॉल्व करके आंसर लगाइएगा, ठीक है ना, हो सकता है मैं गलत निकाला हूँ,
तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ना, मैं बता देता हूँ आपका, मैं सीधे सीधे तौर पर आपको आंसर बताते चल रहा हूँ। देखिएगा 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए, और 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा अगला है 88 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 का देखते हैं, 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 96 का देखिए वस्तु शब्द का बहुवचन शब्द, अब देखिए हिंदी अंग्रेजी भी पूछा जाता है ना, तो वस्तु का क्या होगा, वस्तु का वस्तुएं होगा ना, ठीक है। तो वस्तु का बहुवचन क्या हो जाएगा, वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं। अब देखिए यहाँ पर उन्नति का उन्नति होगा, इति का अर्थ होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, बट उन्मुख का सम्मुख नहीं होता है, उन्मुख का विमुख होता है, ठीक है ना। क्या होता है, विमुख होता है, तो ये गलत दिया गया, सुमेलित नहीं है। उच्चारण के स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ का स्वर क्या है, तो अ और आ का स्वर जो है ना, ये आपका अ कंठ से है ना। देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें सही कौन सा है, तो आप देखेंगे इंक्रीमेंट सही लिखा हुआ है, इलिजिबिलिटी गलत है, डेफिनेटली गलत है, एथलीट भी गलत है। अतः प्रोसिक्यूट का हिंदी परिभाषा मतलब पारिभाषिक शब्द क्या होगा, तो प्रोसिक्यूट का आपका हो जाएगा कौन सा, तो अभियोग चलाना, ठीक है। अपने स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।